सर बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, क्या चल रहा है? आपने लिस्ट नहीं बनाई अभी तक कि किन किन लोगों को आप पद दिलवाना चाहते हैं? कितने लोग आपको ऊर्जावान आसपास दिख रहे हैं? क्योंकि यदि हम लोगों को पद देके और उन्हें पूरा संगठन खड़ा करने के लिए नहीं कहेंगे, एक उपाध्यक्ष को अपन नामित करें, उससे कहें कि भाई वो अपने नीचे 2 सहायक उपाध्यक्षों को और 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर को प्रस्तावित करे, जी और ये 5 उपाध्यक्षों के जो है सोर्स जो है अपन अलग 5 लोगों से लेना चाहते हैं, जिससे हमें चारों तरफ के लोगों का उसमें समागम हो सके। सर। सर और ये बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ। हाँ मैं हाँ, बात कर रहा हूँ लोगों से। आपने जो कहा था पिछली नहीं, बार उसकी हमारी आप आपकी एक बात काम हुई करिए थी। ना, आपकी नजर में जो अच्छे हैं उनकी एक सूची बना के मुझे भेजिए, फिर बात करते जी रहिए। बिल्कुल वही क्योंकि वही कर रहा उसमें हूँ एक मैं। काम ये कर सकते हैं कि हम भी उनको सीधे फोन लगा सकते हैं कि आपके माध्यम से मुझे ये सूची मिली है, इतने बड़े काम में आप जुड़ना चाहेंगे क्या? लेट हिम से हाँ नो, राइट? जी मैं जी मैं उससे आपको एक उससे एक करके नंबर देता जाऊंगा। हाँ, मेरे रोज ख्याल डेली से मैं आप मैसेज जो है करता हूँ। पर डे 5 लोगों के नाम हमको भेजो, तो उससे क्या रहेगा जी कि वो प्रैक्टिकल भी रहेगा, मेरे एंड पर मैं उनको फोन भी लगा पाऊंगा। ठीक है ना? जी बिल्कुल। मैं थोड़ा सा मेरा यहाँ 12 बजे तक काम हो रहा है, इसलिए थोड़ा रात में समय तक यहाँ से निकलना है सर, तो उस हिसाब से थोड़ा मैं भी लग जाऊंगा सर पूरी तरह से। हाँ, हफ्ता 10 क्योंकि दिन देखो, बाद। मुझे क्या लग रहा है जो हमको समझना पड़ेगा कि कहीं जी ऐसा ना हो कि इतना बड़ा मॉडल और महापरिवर्तन इन दुष्ट राजनेताओं के कारण तेल लेने चला जाए, या हमारी जी निष्क्रियता के कारण तेल लेने चला जाए। क्योंकि देखो, सभी लोग ईगो बिल्कुल। पाले हुए हैं, ढीले भर का कोई काम नहीं करना चाहता है, और ईगो बड़ी जी रखे हुए। जी काय जी की ईगो है? क्या कर दिया ऐसा? बिल्कुल। ये बताइए ना। हाँ बिल्कुल उद्देश्य बड़ा बिल्कुल होना सर। चाहिए ना। अपराध मुक्त भारत और 21 बिल्कुल लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत जो है, उससे बड़ा कोई लक्ष्य नहीं हो सकता है। और देखो, ये जो बिल्कुल जो बिल्कुल ड्रामा नाटक हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है, ये भय पैदा हाँ करने हाँ। के लिए हो रहा है। ये सब सोची ये समझी दुष्ट साजिश है राजनीति सर। है, जिससे जो है ये हिंदू डरे। देखो, मुस्लिमों की तरफ से भी दुष्टता है, बहुत शुद्ध दुष्टता है। जी जी जो इस जी बात बिल्कुल सामने आ बिल्कुल। रही है कि गोली लेके आ रहे हैं, आप बैठे हुए थे, ऐसे लोगों को नहीं लगता है कि आपको इनको सबको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, इनकी सबकी संपत्ति जब्त कर लेना चाहिए? क्या जी लगता है बिल्कुल। आपको? जो इतना जी दुष्ट बिल्कुल। है कि लोगों को मारने की तैयारी करके बैठा हुआ है, उसको 1 मिनट इस देश के अंदर टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए, उसको गोली मार देना चाहिए। आपको नहीं जी लगता है? बिल्कुल और यही ये हो रहा है कानून ना बना, हर और जगह। ये ऐसे नहीं मानना है, कानून बना के मानना है, उसकी संपत्ति जब्त करने का कानून बना दिया जाए। इस तरह के हर व्यक्ति के ऊपर ना इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। तो मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि इसलिए तो जो बार बार मैं जो आज जो पिछले लोग धरना देने जा चार रहे पांच हैं, महीने से, रैलियां निकाल रहे हैं हथियारों के साथ। देखो, मैं बड़ी सिंपल हथियारों सी के बात, साथ। देखो, एक दूसरे को कोट ना हाँ करें अपन, तो जो भी गड़बड़ी कर रहा है उसको, मैं तो कितने समय से जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी को आग्रह कर रहा हूं कि भैया 4 जी सेक्शन का एक एक्ट बना दीजिए, राइट? हाँ जिसको ये रखिए हाँ कि प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट टू रिलीजन अंडर आर्टिकल 25। जो इसका हाँ उल्लंघन करे उसे जो है ना जघन्य अपराध माना जाए। बेल जो है ना हाँ देने का प्रावधान ही नहीं होना चाहिए, केवल एक ही परिस्थिति में बेल मिलेगी, यदि केस गलत है, मतलब किसी ने झूठा फंसाया है, इस हाँ। अकेली चीज को छोड़ के आपको बेल ही नहीं मिलेगी। इस तरह का क्राइम हो गया तो किसी की औकात क्राइम नहीं है कि ये सब करने की। मैं वही कह रहा हूं कि क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन के तहत 3 दिन में, फिर उसमें 30 दिन का भी ऑप्शन खत्म कर दीजिए। 3 दिन में न्याय मिले, जी 15 दिन की मिनिमम सजा हो, और उसकी पूरी संपत्ति 15 पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाए। और यदि उसके पीछे कोई संस्था खड़ी हुई है, तो वो संस्था ऑटोमेटिकली अवैधानिक घोषित करके उसकी भी संपत्ति जब्त कर ली जाए। फिर मुझे बताओ, किस धर्म और किस उसमें जो है ना औकात है? ना जो है ना ओबीसी में किसी की औकात होगी, औकात ना नहीं बजरंग है। दल में होगी, ना आरएसएस में होगी, ना भाजपा में होगी, ना कांग्रेस में होगी, किसी भी दुष्ट में जो है ना किसी की औकात नहीं नहीं है। होगी। लेकिन अच्छा कानून तो ये बनाने नहीं चाहते हैं, ये इतने तो दुष्ट इनसे हैं। इनसे क्या अपेक्षा रखें? इनसे क्यों बनवाना है? मैं यही कह रहा हूं कि ये लोग शुद्ध दुष्ट लोग हैं। आप ये बताइए, कितनी बड़ी जो है ना ये दुष्टता है, कितनी बड़ी दुष्टता है कि इस देश में 3 पीआईएल लगी कि भैया, जी चपरासी जैसे छोटे केस में भी, छोटी नौकरी में भी आपको साक्षर और साचरित्र होना चाहिए। यदि पुलिस ने बिल्कुल। एक नेगेटिव रिपोर्ट दे दी तो भैया, चपरासी की नौकरी हाँ लगने के बाद भी आपको आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा, राइट?
फिर ये जी दुष्ट भाई। राजनेता जो कि न केवल कानून के निर्माता हैं बल्कि हमारे भाग्य विधाता भी बन बैठे हैं, ये अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्चरित्र, भ्रष्ट, अपराधी क्यों? और Yes. गजब की बात तो ये है कि इन तीनों केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बात को माना और उन्होंने पार्लियामेंट से अपील की कि साहब आप अपना जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसमें छोटा सा प्रावधान कर दीजिए कि जिसका आपराधिक रिकॉर्ड होगा उसे टिकट की पात्रता नहीं होगी। आप बताइए ये कितने दुष्ट लोग हैं कि ये तो प्रावधान किया नहीं, उल्टा अपराधियों को ही टिकट दे रहे हैं। मतलब दुष्टता, मक्कारी, हरामीपंथी की जो है ना कमी नहीं है और लज्जा नहीं आती है अपने आप को मोदी मोदी कहलवाते हुए। ये दुष्टता और निर्लज्जता नहीं है क्या? मुझे बताइए, ये निर्लज्जता है कि नहीं है? जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार कहा है तो भैया एक लाइन का अमेंडमेंट में क्या दिक्कत थी? और यदि अब आपको वो भी रिस्क नहीं थी कि ये अपराधी दूसरी जगह चला जाएगा तो जो है ना वोट ले जाएगा, क्योंकि उसे तो कोई भी पार्टी टिकट नहीं दे पाएगी यदि कानून में प्रावधान होगा तो। अब आप मुझे अफसर साहब जी ये बताइए कि मैं कई दिनों से डेमोक्रेसी खोज रहा हूं, मुझे डेमोक्रेसी नहीं मिल रही है, डेमोक्रेसी कहीं घूमी हुई है। अब ये बताइए कि जो हमारे द्वारा चुना गया है, चाहे वो हमें धोखा देके ही क्यों ना चयनित हो रहा हो, लेकिन हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि हमारी बात कहने की औकात नहीं रखता है। आप तो पार्टी व्हिप ले आए हैं, क्या पार्टी व्हिप एंटी डेमोक्रेटिक नहीं है? तो हम इस तरह की सोच रखने वाले सभी को आगे आना होगा, तब सोच वो छोड़िए, ये तो सब नियम कानून में प्रावधान होना चाहिए। और देखो, मैं तो बड़ी सिंपल सी बात है, आगे पीछे कहीं नहीं जाना है, क्राइम फ्री भारत से जुड़ो, अपने लोगों को जोड़ो और एनर्जी दो, कुछ नहीं करना है, इतने करने पहले हमें खुद संगठित होना पड़ेगा, फिर हम कुछ संगठित नहीं होना है, कोई संगठित नहीं होना है। वो संगठन आपकी शपथ में पैदा हो जाएगा। क्या का संगठन होना है? आप लोगों को जोड़ते जाइए, जिन लोगों में ऊर्जा है उनको जो है ना पद देते जाइए। नहीं, मैं ये देखो, आप कह रहे हो कि संगठित होना एक प्रक्रिया है, मैं कह रहा हूं कि इसमें संगठित होना बैकग्राउंड में अपने आप हो रहा है। आपको आपस में मिलने की जरूरत भी नहीं है, आपको तो सिर्फ लोगों को जोड़ना है। और जो लोगों को जोड़ेगा वो शपथ ले रहा है कि हम जो है ना छत पर चढ़ेंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे, और जो भी हमारा चंद्रगुप्त होगा, कि अफसर साहब हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प, उद्घोष और शंखनाद के साथ जो है ना विजयी बनाएंगे। इस शंखनाद के सामने जो है ना ये जो दुष्ट लोग हैं ये बौने नहीं हो जाएंगे, ये सब जो है ना मतदान के पहले हार जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे सर। उसमें माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय अमित शाह सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता जो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार से विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, जो दुष्ट अपने आप को समझते हैं कि वो चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए और मंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए पैदा हुए हैं, ये उनकी बापोती है। और उनकी ही बापोती नहीं, उनके बच्चों की भी बापोती है। इस सभी बापोती वाले लोग जो है मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे सर। तो फिर भैया हम लोगों में अब कौन सी विद्युतता और कौन सा अहम छाया हुआ है कि इस चीज को सबसे ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं? भैया हमें प्रेफरेंशियल, ये बताओ, हमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों चाहिए? भारत में सब नागरिक समान क्यों नहीं होना चाहिए? भारत में वक्फ बोर्ड एक्ट क्यों होना चाहिए? भारत में माइनॉरिटी कमीशन क्यों होना चाहिए? भारत में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों नहीं होना चाहिए? सभी धर्म के लोग समान क्यों नहीं होना चाहिए? भारत में मंडल कमंडल कमीशन क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए बताइए मुझे। और ये हमको फ्री भी क्यों बांटेंगे? समृद्धि क्यों नहीं बांट रहे हैं? मैथिली शरण गुप्ता कह रहे हैं हम तुमको समृद्ध कर देंगे। मैथिली शरण गुप्ता ये कह रहे हैं कि किसी का जो है ना झोपड़ी में कोई नहीं रहेगा, कोई जो है ना स्लम एरिया में नहीं रहेगा, सभी डिजाइनर हाउस में रहेंगे। और हमें इसके लिए लोन भी नहीं लेना पड़ेगा, ऋण भी नहीं लेना होगा, हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए होगा। क्योंकि क्राइम फ्री भारत का तो एक मनी मॉडल भी है, जिसपे भी हमने बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की है, लेकिन देयर इज ए मनी मॉडल। उस मनी मॉडल में हमें किसी से हाथ नहीं फैलाना है, सरकार से भी पैसा नहीं चाहिए। इतना पावरफुल है ये मॉडल। ये तो ईश्वरी मॉडल है, ये कोई मैथिली शरण गुप्त का मॉडल नहीं है। मैथिली शरण गुप्त तो सिर्फ माध्यम है, बदलाव आएगा। देखो ये मॉडल, देखो मैं समझ सकता हूँ और मेरी कोशिश है, और मैं इससे कुछ अपने आप कुछ मत करो, अफसर साहब कुछ मत करो।
हर दिन 5 अच्छे लोगों को, ऊर्जावान लोगों के पद प्रस्तावित करो और उनसे जो है ना यदि आवश्यकता पड़ती है तो मैं फोन लगा के बात करूंगा। और यदि वो जो है नहीं मानेंगे तो भी जो है ना उनको मैं अपनी शुद्ध भाषा में उनकी व्याख्या कर दूंगा और उनको भाड़े में फेंक दूंगा। और जो अच्छे लोग होंगे, जो जुड़ेंगे, जिन्हें अपने लिए, खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए चलिए सर, महापर्वत। मैं आपको कुछ लोगों का नंबर भेजूंगा। जी, डेली मैं भेजता हूँ कुछ लोगों को। पाँच, अभी मैं मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10, 10 से ज्यादा भी नहीं, क्योंकि ठीक हम है 10 सर, हम 10 से नाम ज्यादा भी डिटेल बात नहीं कर पाएंगे। जी जी, और मैं उनसे नाम हम ये डिटेल अपेक्षा नंबर करते हैं, उन्हें आप मनाइए मत, केवल उनको ये बताइए कि ये बहुत बड़ा वो है और डीजीपी साहब आपसे बात करें। नहीं, हम मना नहीं रहे सर, किसी से मना नहीं रहे हैं, किसी देखो से मैं मना ये है। कह रहा हूं कि देखो भैया, इसमें किसी का अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, तो मनाने का तो कारण ही नहीं बनता है। यदि बिल्कुल। आपको अपने बच्चों के लिए अच्छा और परिवर्तित भारत नहीं चाहिए तो भाड़ में जाइए। सिंपल सी बात है, हमें क्यों मनाएं ये बताओ मुझे। मेरी बिटिया की शादी है क्या? नहीं, मैं क्यों मनाऊं ये बताइए ना मुझे। बिल्कुल। मैं उनको बताऊं कि भैया देख लो, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और यदि नहीं दिख रहा है तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। देखो ये बताओ, महापरिवर्तन आपका दरवाजा खटखटा करके उसे आकाशवाणी करने में कितना देर लगेगा कि हे दुष्टो, अभी तुम्हारे पाप का घड़ा नहीं भरा है, इन्हीं दुष्ट राजनेताओं से तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को अभी और जूते लाते खाना है, इसके बाद जो है ना महापरिवर्तन पुनः आएगा। जूते लाते तो हमें खाना पड़ेंगे ना, है? खाना ही पड़ेगा सर, खाना ही नहीं पड़ेगा। तो आज नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ, महापरिवर्तन तो अपना दरवाजा खटखटा के अपना काम करके चला जाएगा कि भैया अभी तुम जो है ना अभी और झेलो जरा, तुम्हारा यही भाग्य है। ऐसे मौके 100 बरस पे एक बार आते हैं सर। मैं वही कह रहा हूँ, ये शुद्ध दुष्टता है कि इस देश के राजनेताओं ने वही घटिया कानून आपके ऊपर थोप के रखे हैं जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों को उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए थे, और एक लाटसाबी व्यवस्था के तहत बनाए थे, जिससे मुट्ठी भर अंग्रेज जो है ना इस देश का शोषण कर सकें। क्या हम विद्वानों को बिल्कुल अकल नहीं है? हमें अपनी विद्वत्ता पे बिल्कुल लज्जा नहीं आती है? मैं तो कहता हूं कि हम विद्वानों का दोष है, राजनेताओं को भी हम दोष नहीं देना चाहेंगे। इसलिए नहीं देना चाहेंगे कि यदि विद्वान जो है ना सब लोग साथ में खड़े हो जाते तो राजनेताओं की औकात होती क्या? जो संविधान में के अंदर विद्वानों के दिमाग में लकवा मार गया है सर, वो उतना सोचने की क्षमता रखते हैं, करने की नहीं। वो ना सोचने की रखते हैं ना करते हैं, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जीते हैं, इससे ज्यादा उनका कुछ नहीं है। वो ना नौकरी के दौरान कुछ करना चाहते हैं और नौकरी के बाद जो है ना चाहते हैं कि उन्हें कोई गवर्नर का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मिल जाए और वो ऐश करते रहें। उनका सोच और चिंतन इससे आगे नहीं। ये नहीं मानते आप? हाँ, वही हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि इनके दिमाग में खाली लकवा मार गया है। वो अच्छा सोचते हैं लेकिन अच्छा करने की उनकी औकात नहीं है, वो उतनी हिम्मत ही नहीं है उनकी। वो लज्जा विहीन दुष्ट लोग हैं जिन्हें अपनी विद्वत्ता पे शर्म आना चाहिए। हमारी मेन प्रॉब्लम यह है कि हम में से किसी को लज्जा ही नहीं आती है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, किसी को लज्जा नहीं आती है। अगर लज्जा नहीं आती तो हम और आप बात नहीं करते हो रहे होते। ऐसे देखो, जो है जो 2-4 से काम नहीं बनेगा ना, बात बनेगा कि बिल्कुल सर, हम 2-4 अगर आज बात कर रहे हैं, ठीक है, आपकी कोशिश, आपकी जो कोशिश है ये जाया नहीं जाएगी। ये कोशिश नहीं है, ये तो आपका सोचा समझा प्रयास है पूरा। आप ऐसा सोचते, आप तो ऐसा नहीं सोचते होंगे कि मैं ये जो कर रहा हूँ और इसमें मैं फेल होऊंगा, कभी नहीं। फेल होने के लिए अगर हम फेल होने की बात करेंगे और फेल होने के लिए अगर हम सोच के कर रहे हैं तो हम कभी पास नहीं होंगे। और हम पास होंगे, ये जरूर पास होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है सर। और यकीन मानिए, कुछ कारणों की वजह से मैं खुद, मेरी वो सोच नहीं है कि मैं खुद पार्टी विशेष कोई अपना पद प्रचार रखूं, लेकिन जो चीज सच्ची है उस चीज को आगे बढ़ाने में पूरा का पूरा योगदान है मेरा, चाहे उसके लिए मेरी जान तक की निछावर कर दूं। मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। देखो, मैं ये बता दूं, ये नया मॉडल में किसी की औकात नहीं है कि किसी की जान ले लें। हम साले इनके जंतर मंतर पे जाएंगे ही नहीं, जहाँ पे ये बैरिकेड लगा के दुष्ट पुलिस से डंडे करवा के 800 किसानों को मार दिया। ये तो दुष्ट लोग हैं ना।
आप बताइए ना, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मिश्रा के लड़के ने सत्ता के मद में, और वो भी अपने बाप की सत्ता के मद में, किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, 4 लोगों की हत्या कर दी, और वो जो है अभी भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बना बैठा हुआ है। इन दुष्ट राजनेताओं को, मोटी खाल के लोगों को लज्जा ही नहीं आती है। क्यों आएगी इनको लज्जा? तो ये जो अंधभक्तों और दल गुलामों को भी लज्जा नहीं आती है। नहीं, क्यों आएगी? जब शुरू से, जब जिस तरह का लॉट मिल गया है हमें, उसी तरह से चलता आया है। जिसकी लाठी वही भैंस संभालता है, तो उनको लज्जा क्यों आएगी? लज्जा तो शुरू से लोगों को नहीं आई। अब आप ये बताओ, तो आज अब और बेशरम लोग पैदा हो गए। सही बात है, बहुत बेशरम पैदा हो गए हैं, और ईगो रखते हैं कि साहब जो है ना, हम एक छोटी सी जो है ना, कोई एनजीओ खोल लेंगे, छोटी सी पार्टी बना लेंगे, जिस पार्टी का कोई मतलब नहीं है, जिस एनजीओ का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। वो खाली मतलब फोकट का लोगों से खाली ठगी करते हैं उसी के आड़ में। बिल्कुल करते हैं, ठगी करते हैं, दुष्टता करते हैं। किसी का कोई काम थोड़ी ना करके दे रहे हैं, बस खाली फोटो खिंचाना, यही सब करके, ये सब करके देश का भला नहीं कर सकते हैं। कोई भी संगठन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर देश हित में अगर उन्होंने ये सब बनाया है, रजिस्ट्रेशन किया है और उस पर चलने के लिए किया है, तो इसके लिए एकमात्र प्लेटफॉर्म आज मिल रहा है। इससे हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और सभी को जुड़ना चाहिए। बिल्कुल। और यही बात जो इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। यही बात बाबा जय गुरुदेव कह के गए हैं 1972 में, कि अवतारी बच्चे जन्म ले चुके हैं, कुछ स्कूल में हैं, कुछ स्कूल के बाहर निकल गए हैं। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। और ये अवतारी बच्चे एक झंडे के नीचे आ गए हैं। तो मैं सभी अवतारी बच्चों को, जो कि उन्हें खुद ही नहीं मालूम है, अपने अपने दिल को थतोलें, और ये सब अवतारी बच्चे अब अपराध मुक्त भारत के झंडे के नीचे इकट्ठे हो जाएं, और बाबा जय गुरुदेव जी की जो भविष्यवाणियां हैं उनको जमीन पर उतारने की कोशिश करें। और उससे बड़ी भविष्यवाणी कुछ हो भी नहीं सकती है। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, इससे बड़ी भविष्यवाणी और क्या हो सकती है? बिल्कुल एकदम करेक्ट भविष्यवाणी है, और ये होगा। ये खाली जय बाबा गुरुदेव जी की भविष्यवाणी नहीं रही है, ऐसा और भी ग्रंथों में लिखा हुआ है। हाँ, कबीर पोथी में लिखा है, रैदास में लिखा है, जो है पंडित श्री राम शर्मा जी ने, जो गायत्री परिवार के, दो राय नहीं है जी। हाँ, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बदलाव का समय है, और यही बदलाव का समय है। और इस वक्त अगर नहीं कर पाए तो 100 साल तक हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ना कुछ नहीं कर पाएगी। बिल्कुल वही बात है। अंधकार में जाएंगे, देखिए, इतने बड़े अंधकार में जाएंगे कि वो शायद मानवता का विनाश हो जाए। देखिए, 1757 में चूके तो 1857 तक जो है ना लातें खाना पड़ी, 1857 में चूके तो 1947 तक लातें खाना पड़ी। और आज भी जो है ना, हम इन दुष्ट राजनेताओं से लाते ही जूते खा रहे हैं। अब यदि चूके तो ये हमारी कुगति कर देंगे, अब नहीं चूकना है। इनको इतना शर्म नहीं आती है कि इतनी मतलब आज इतना बड़ा सोशल मीडिया का जमाना, हर कोई एक्टिव है, हर आदमी टेक्नोलॉजी को पहचानने की कोशिश समझ रहा है, बच्चा हर चीज जान रहा है। फिर भी इस तरह का जो आज मतलब सोशल मीडिया पे जो रोज लोग देख रहे हैं, आज एक नेता अगर किसी के साथ में है तो वो अच्छा है, और वो अलग हो गया तो बुरा है। ये राजतंत्र है, ये राजतंत्र को खत्म करना पड़ेगा। इस तरह से नहीं होगा। ये जो अभी तक जो सोशल वर्किंग किए हैं ना, जो खुद को कहते थे कि मैं बहुत ईमानदार सोशल वर्कर हूँ, अभी लिखते हैं, इनको एक छतरी के नीचे आना पड़ेगा। और इनमें से जो लोग चाहे जिस तरह का अभी तक काम किए हैं, अगर वो खुद को स्थापित नहीं कर पाए तो कभी आने वाले समय में ये कभी इनकी जाति, ये खुद जो है ना, ये कहीं के नहीं रह पाएंगे। इनके ना इनके बच्चों, ये आज चाहे जितना बना लें, इनको उखाड़ के कोई लूट के लेके चले जाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। आज देख लीजिए मणिपुर में क्या हाल है। मणिपुर में कम पैसे थे, कम लोगों ने कमाया था, आप ठीक लूटपाट मची है। नहीं, और यही बात हरियाणा में भी हो रही है। हरियाणा में
मतलब ये एक शुद्ध दुष्टता है कि आपकी हार्टलैंड में, हरियाणा तो हार्टलैंड ही कहा जाएगा, दिल्ली के इतने नजदीक है, वहां पर यदि इतना नंगा नाच हो रहा है तो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही थी? ऐसे लोगों को जो है ना तैयारी करके गोलाबारी लेके पहुंचने की औकात और हिम्मत कैसे हुई? और ये एक दिन में तो नहीं हुआ होगा। आपको मालूम है, मैं 15 मिनट में जो है ना इन सभी लोगों को आइडेंटिफाई कर सकता हूं। मैथुसूदन गुप्त के पास वो टेक्नोलॉजी है। 15 मिनट लगेंगे केवल मुझे, फिर ओनली 15 मिनट, और वो टेक्नोलॉजिकली हम कोर्ट के सामने सिद्ध कर पाएंगे कि हाँ ये लोगों की दुष्टता है। इट टेक्स 15 मिनट ओनली। तो क्या क्या भारत सरकार ने अच्छे ऑफिसर पैदा ही नहीं किए हैं क्या? क्या कहें सर, आप लोग इतना जानकार हैं, आप सेवा दे मैं चुके हैं। यही कह रहा हूं कि मैथिलीशरण गुप्त के पास वो टेक्नोलॉजी है अभी कि हम 15 मिनट में वहां जिन लोगों ने भी गड़बड़ी की उनको तथ्यों के आधार पर वहां पे हम पकड़ पाएंगे और उनको जेल में डाल सकेंगे। और हम तो कह रहे हैं कि उसमें सजाए मौत दी जाए। जो इतना घृणित काम जो है खुल्लम खुल्ला करने की औकात रखते हैं, और उनकी 100% संपत्ति जब्त की जाए, 1% नहीं 100%, और मिनिमम 15 साल की सजा, और जो ज्यादा बड़ा काम किए उनको फांसी की सजा। क्योंकि इस तरीके का घृणित काम करने की किसी की जब तक इतना सख्त इन लोगों के ऊपर इतना सख्त कानून नहीं लागू होगा तब तक तो मैं वही कह रहा हूं। अपन कितने महीने से चिल्ला रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी से कि भैया 4 सेक्शन का एक्ट बना दो। किसी की औकात नहीं है कि भारत में दंगा करा दे, किसी की औकात नहीं है, ना देश के अंदर बैठे व्यक्ति की, ना देश के बाहर व्यक्ति की। और हम ये कह रहे हैं कि इस देश को पेपर करेंसी कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। वो किसी बात में जूं नहीं रेंग रही है। जानकारी में नहीं है क्या ये सब जो हो रहा है देश में? उनके जानकारी में नहीं है। मैं यही कह रहा मैं हर एक चीज जानकारी में है, लेकिन इनको खुद बोलने के लिए मतलब इनको पता नहीं किस हिसाब से कौन सा प्रधानमंत्री है, किस तरह का देश का प्रधानमंत्री है कि बोल नहीं पा रहा है। और जुमलेबाजी में तो ये सबसे आगे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं भैया तुम जुमलेबाजी भी कर लो, ये 4 सेक्शन का एक्ट भी बना दो। मैं तो बड़ी बात कर रहा हूं। मैं तुमको जुमलेबाजी से और को कुचला जा रहा है, जहां डेमोक्रेसी जो बची कुछ तुम्हारे पास में है उसको कुचला जा रहा है। आप ये बताइए, मैं तो फिर बार बार कहूंगा, ये बताइए पार्टी व्हिप क्यों होना चाहिए भाई? देयर शुड बी पार्टी व्हिप। पार्टी व्हिप जो है पार्टी को डेमोक्रेसी के ऊपर रख रही है। भाई पार्टी का तो संविधान में जिक्र ही नहीं है। कितना घटिया जो है ना पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बनाया, कितना इर्रेस्पॉन्सिबल पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बनाया। किसने बनाया ये बाप की बपौती है। पार्टी जो है ना बाप की बपौती है। मैं वही कह रहा हूं, लेकिन ये घटिया कानून किसने बनाया है? हमारे संविधान के निर्माताओं ने तो नहीं बनाया है। जो जिसको परोस के मिल गया है वो मलाई खाते चले आया है। भैया देश कहाँ जाएगा? आप तो मलाई खा रहे हो। तो वही तो जो लोग मलाई नहीं खा पा रहे हैं वो शिकायत करते हैं, वो संगठन बनाते हैं, वो शिकायत करते हैं कि हमें भी मलाई बांटो, है ना? नहीं, वो शिकायत करते हैं, संगठन बनाते हैं और कुछ खा नहीं पाते हैं, फिर वो हारे हुए खिलाड़ी बन जाते हैं। मैंने देखा है सर अक्सर। मैं सभी को ठीक कह रहे हो। मैं इस लाइन में अगर मैं निकला हूँ और जब मैं ये सब बातें अगर कर रहा हूँ तो जितने भी सोशल वर्कर मिलते हैं तो मैं उनको भांपता हूँ, ये चीज को समझता हूँ उनकी बातों की कि ये कहाँ तक जाके आए हैं। इसलिए मेरे पास उनके लिए एक ही शब्द है कि वो छदम विद्वान है, दुष्टता उन पे छाई हुई है, देशभक्ति दूर दूर तक नहीं है। कहते हैं एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने पे को, हर साख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्ते क्या होगा। हाँ सर, बिल्कुल सर। चलिए आपको अगर सर हाँ, मेरे पास थोड़ा सा समय नहीं है। चलिए आप जो है आप आज से अपना वो ड्यूटी पूरी करना चालू करिए। 5 से या 10 लोगों को जितना भी करते हैं उन लोगों से बात करके आप मुझे भेजेंगे तो उनसे बात करेंगे, उन्हें पदी जिम्मेवारी भी देंगे। और वो पदी जिम्मेवारी लेने के लिए नहीं होना चाहिए, उन्हें रोज जाके लोगों के बीच में जाके संगोष्ठी लेना होगी। सिंथ मत मारो। समझ गए अफसर साहब? वो पद के लिए नहीं है, उन्हें जाके लोगों के बीच में जाना होगा, संगोष्ठियां करना होगी, लोगों को जोड़ना होगा। मैं आपको कुछ लोगों के नाम नंबर देंगे। हाँ, लेकिन आप उनको ये बात जरूर कह दीजिएगा कि आप पद तभी स्वीकार करिए जब आपकी जो है
लोगों को बीच में जाके उनको जोड़ने का यदि आप इच्छा शक्ति है तो जुड़िए, नहीं तो बाहर में जाइए। नहीं सर, ऑलरेडी कुछ लोगों के मैं नंबर दूंगा जिनके पास में कहते हैं कि मैं देश हित में काम कर रहा हूँ, तो मैं उन्हीं लोगों के कुछ लोगों को नंबर दूंगा जो कोई 1000 लोगों को जोड़ा है, कोई 500 लोगों को जोड़ा है, अपना अपना चला रहा है। मैं ऐसे लोगों का नंबर आपको फॉरवर्ड हाँ, करना लेकिन शुरू वो करता यदि हूँ आज अपने ही। अपने लिए अपनी मैं बात ठेकेदार। करके भेजूंगा अच्छा, चलिए ग्रुप ठीक में, ठीक उनके ग्रुप में मैं मैसेज डालूंगा कि मैं ये नंबर, आपका नंबर फला जगह दिया गया है। चलिए अब ठीक है, ठीक है। चलिए, जय ठीक है हिंद, सर, जय जय भारत, हिंद। वंदे मातरम, जय गुरुदेव।